आशा करता हूँ मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे। और आज मैं यूपी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए तीसरा टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ बच्चों, जो आपको करवाने आया हूँ। अब इसमें क्या है कि मैं उन विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेशित किया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आगामी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग 4-5 चैप्टर के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वे इसमें समावेशित रहें और आपको बोर्ड में इन सब सवालों को अगर देखते ही हल करने की क्षमता आ जाए। देखिए बच्चों, क्या है कि पहला प्रश्न है कि ये आपका वास्तविक संख्या से प्रश्न बन रहा है। निम्नलिखित में सहभाज्य संख्या, जैसे सहभाज्य संख्या ऐसा पूछा जाता है, आप बुक में देखे होंगे सहभाज्य संख्या के लिए तो क्या करते हैं, सहअभाज्य संख्या। यहां देखिए लिखा हुआ है सहअभाज्य संख्या। तो ये सहभाज्य संख्या का आशय क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे कि सहभाज्य संख्या है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे पहला दिया है 1435, दूसरा दिया 18, तीसरा दिया 31, 93 और चौथा दिया 32, 62। ये दिया हुआ है बच्चों। तो अगर यहाँ इसको हम हल करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि जैसे आपको सहभाज्य संख्या ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है बच्चों कि आप उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ। तो और एचसीएफ अगर जो संख्या दी हुई है, अगर उन संख्याओं का एचसीएफ 1 आए, एचसीएफ कितना है बच्चों, 1 आए, तब तो वह सहभाज्य संख्या है। और उनका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और आए तो वह सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जैसा कि 1435 का अगर हम देखें तो 1435 को हम ऐसे लिखते हैं, 14 का अगर खंड करें तो 7 गुणित 2 करेंगे, 35 का करें तो 7 गुणित 5 करेंगे। अब यहाँ एक तो सब में है तो यहाँ एक तो आ ही रहा है बच्चों, दूसरा क्या है, 7 भी आ गया। अतः इसका देखा जाए तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 7, जो कि गलत है। हमें एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी सहभाज्य संख्या होंगी। दूसरी संख्या है 18, 25 देख लेते हैं। 18 और 25, 18 को अगर हम करते हैं 6 त्रिक 18, 6 गुणित 3 गुणित 1 करते हैं, 25 को 5 गुणित 5 गुणित 1 करते हैं। यहां देखो बच्चों, तो यहां केवल हमें क्या मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। यह सहभाज्य संख्या है। अब देखते हैं अगली है या नहीं। 31 को देखते हैं, 31 और 93। तो 31 तो 31 हो जाएगी, 31 गुणित 31 हुआ, और 93 करें तो 30 90 93 होता है, अर्थात 31 गुणित 3 करते हैं, मतलब यहाँ 31 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है, यह भी सहभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 32 62 देखें, 32 62 देखें बच्चों, तो 32 62 में देखे थे 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32, आइए करें तो 32 दूना 64, 31 दूना क्या करें, 31 गुणित 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और इसके अलावा इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, अतः यह सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो सहभाज्य संख्या कौन होगी बच्चों, इसमें केवल 18 और 25 होगी। 18, 25 सहभाज्य संख्या है। मतलब जहां पे आप गुणनखंड करें और उसका एचसीएफ लें, एचसीएफ 1 मात्रा है, वह सहभाज्य संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। यह प्रश्न आपको 1 नंबर में बच्चों देखने को प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में मिलता है, इसलिए मैं इसको जरूर लेके आया हूं जिससे आप आराम से इसको कर सके। अब अगला प्रश्न होगा बच्चों, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। 2 अंकों की बनी एक संख्या और उसको उलटने पे बनी एक संख्या का योग, मतलब एक सीधी संख्या और उलट करके दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, 66 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या प्राप्त हो रहा है, 66 प्राप्त होता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंतर भी बता दिया कितना हो, अंतर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या करना है आपको, संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या कर देना है बच्चों, संख्या ज्ञात कर देनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि संख्या हमें कितना ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है, यही चीज हमें ध्यान देना है। अब देखिए हम हल करते समय सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, हल करते समय हमें सबसे पहले ये आप देखें तो ये आपका द्विघात से है, ये एक रखे 2 चर वाला रैखिक समीकरण से प्रश्न दिख रहा है। क्या है कि यहाँ 2 चर मानना होगा, 2 चर रैखिक समीकरण से बन रहा है। तो पहला मान लीजिए, माना। अब भैया यहां ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से संख्या बनेगी, मतलब इकाई और दहाई बनेगी। तो माना इकाई, माना इकाई का अंक x है तथा
दहाई का अंक कितना है, y है, हम ऐसा मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, y। तब संख्या देख लेते हैं बच्चों, तब क्या हो जाएगी, तब संख्या क्या हो जाएगी, आपको पता है क्या लिखा जाता है, दहाई और इकाई के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इकाई लिखते हैं। तो इकाई कितना है x और प्लस दहाई कितना है y, तो y तो लिखेंगे और y के गुणते 10 करेंगे। अगर यह सैकड़ा होता तो 100 गुणते y करते, 1000 होता 1000 गुणते y करते बच्चों। अब तब संख्या हो गई तो उल्टी संख्या लिखेंगे, मतलब इसको लिखा है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो यहां हम लिख सकते हैं तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या। जब संख्या उलट देंगे अंकों को तो यह दहाई पे चला जाएगा, यह इकाई पे चला जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 10x प्लस y। यह संख्या बन गई बच्चों। अब हमें प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि उलटने पर बनी संख्या का योग इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहां ले लीजिए प्रश्नानुसार, यहां क्या ले लीजिए आप, प्रश्नानुसार लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार आप करें तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहां से देखें 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 66। तो यहां 10y और 1y मतलब 11y प्लस 10x प्लस 1x मतलब 11x बराबर हो जाएगा 66। तो देखें बच्चों, तो यहां x प्लस y बराबर एक्स वाई को चाहे y प्लस एक्स लिखे या वही x प्लस वाई लिखे, बात एक ही रहेगी। x प्लस वाई बराबर क्या हो रहा है 66/11। और 66/11 कहां से आया, दोनों में 11 कॉमन ले लीजिए और कॉमन कहां जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे हम कॉमन लेते थे ऐसे लिखते बच्चों, यहां 11 लिखते और ये 11 कहां चला गया, नीचे चला गया, तो यहां नीचे चला गया। पुनः लिखा गया है शर्त के अनुसार, पुनः शर्तानुसार या प्रश्नानुसार जो भी लिखे आप, x मतलब दहाई माइनस इकाई यहां करें, चाहे x प्लस वाई कर दे बच्चों, चाहे y प्लस एक्स कर दे, बात एक ही रहेगी। यहां करेंगे, अब देखिएगा अंतर कह रहा है तो अंतर y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, दिया हुआ है y माइनस एक्स बराबर दिया हुआ है कितना 2। अब y माइनस एक्स ये समीकरण मिला आपको 1 और ये समीकरण मिला है आपको 2। अगर इसको काट दे 11 छक्का 66 मतलब यहां उत्तर क्या आ रहा है 6। तो x और y को बच्चों जोड़े तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। देख लेते हैं कहां तक आ रहा है आपके बोर्ड का सीन, अभी और नीचे आएगा आराम से। तो यहां बच्चों देखें 1 और 2 से हम दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आराम से क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां देखा जाए 2y बराबर क्या हो जाएगा 6, 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो y बराबर कितना है आपका 8/2 बराबर 4। और क्या करिए, अब यहां y का मान समीकरण किसमें रख दीजिए, 1 में रख देने पर, 1 में रख देने पर रख देते हैं बच्चों। 1 में जैसे y का मान रखे तो y कितना है 4 हो जाएगा, उस पार जाएगा तो माइनस ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 बराबर 6। x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। ये आया बच्चों। तो ये अतः समीकरण में जब ये आ गया तो अतः क्या हो जाएगा, अतः संख्या क्या होगी, आपको पता है इकाई लिखना होगा। इकाई कितनी है 2 और दहाई कितनी है 4। देखो ये संख्या आ गई आपकी 42। संख्या कितनी आई 42। अब कह रहा है अगर इसको ये अतः लिखेंगे, अतः संख्या कितनी है 42। अब अगर मान लीजिए आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए बच्चों तो यहां क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे। जैसे संख्या आई 42 कि इकाई के अंक हम क्या माने हैं, इकाई के अंक माने हैं x, इकाई के अंक माने हैं x और दहाई के अंक क्या माने हैं y।
तो ये संख्या हम मान लिए बच्चों। अब यहाँ हमें इसको सिद्ध करना है कि सही है कि गलत है, प्रूव करना हो मान लीजिए, तो हम क्या कर लेंगे, दहाई और इकाई अंक को लिख दिए 42, और क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे, संख्या को पलट देंगे तो 2 और 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें बच्चों तो 6 6 66, और दोनों का अंतर देखें तो 4 - 2 करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। अतः यह आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी, और उसका उलट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 24। देखो बच्चों यहां पर अगला प्रश्न है, यदि अल्फा व बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हों तो क्या प्रूव करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना। कैसे मान ज्ञात करेंगे, अगर ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले बच्चों तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये देखिए अल्फा और बीटा के मूल है, ये क्या है, इस समीकरण के अल्फा और बीटा मूल है, तो पहले हम मूल निकाल लेते हैं। लिखेंगे चूंकि समीकरण के जो मूल होते हैं, किसी समीकरण के जो मूल होते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है, लिखेंगे किसी समीकरण के मूल का योगफल या किसी समीकरण के मूलों का योगफल अर्थात क्या है, अल्फा प्लस बीटा। योगफल बराबर क्या होता है बच्चों, यहां लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे क्या होता है, x² का गुणांक। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर x। अब देखें x किसका गुणांक है, x गुणांक यहां पे दिख रहा है, अर्थात अगर समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। तो यहां देखा जाए x किसका गुणांक है बच्चों, x का गुणांक b है, तो x का गुणांक हम क्या लिखेंगे, -b, और बटे x² का गुणांक क्या है, a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b/a हम लिखें तो क्या लिखेंगे, -b/a अगर लिखें तो यहां बच्चों लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b कितना है, अगर यहां से a b c हम निकाल लें तो a बराबर, यहां से ज्ञात करना चाहे तो निकाल सकते हैं कि a बराबर 2 है, b बराबर आपका -3 है, और c बराबर कितना है, 5। ये दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको हम उतार लेंगे, तो यहां -3 है और -b लिखना भी है, तो यहां देखिए बच्चों, तो -3 ऐसे लिखेंगे, बटे हम क्या लिखेंगे, 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। पुनः मूलों का योगफल हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल क्या होता है, x, यहां लिखेंगे अचर पद, क्या लिखेंगे, अचर पद बटे x² का गुणांक, अर्थात बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अचर पद मतलब c/x² मतलब a। अब यहां लिखें अल्फा इंटू बीटा, या लिख सकते हैं बच्चों, या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितने, c कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान दिया हुआ है 5 और a का मान दिया हुआ है 2, तो यहां अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। और एक चीज देखिए, हमें प्रूव क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अगर एक चीज ध्यान से देखें, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको बच्चों, तो ध्यान से अगर देखें, अगर इस दोनों का हम गुणा कर दें तो अल्फा में अल्फा का स्क्वायर कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और अगले वाले में बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा कर दें तो हल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां लिख देंगे समीकरण 1 गुणित 2 से, समीकरण 1 गुणित 2 से, तो समीकरण 1 गुणित 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 3/2
इंटू 5/2। इसको और हल करें तो ये अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा है ही है, प्लस बीटा 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 स्क्वायर हो जाएगा इंटू अल्फा है ही है, बराबर। और ऊपर ऊपर का गुणा, अब सभी को पता है कि जो गुणा किया जाता है तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 5 तिहाई 15 और क्या हो जाएगा बटे 2 दूनी 4। यही आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। देख रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है आंसर, 15/4। कहीं दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि सर आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, ये आप निर्देशांक ज्यामिति से देख सकते हैं। यदि बिंदु a, 0, 0, b, a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x अपान a प्लस y अपान b इक्वल 1 होगा। ऐसा अगर आपको कह दे, और सबसे बड़ी बात इसमें कह रहा है संरेख हो। अगर कोई 3 निर्देशांक दिया हो और कह रहा है संरेख है, अर्थात ये क्या बन रहा है, संरेख होने का मतलब इससे जो बनेगा त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा, क्षेत्रफल 0 होगा बच्चों। तो यहां हम लिखेंगे, हल करते समय लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a, 0, a, 0, 0, b और तथा x, y संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो हमें अब ये लिखना है, तो हमें पहले ये निकाल लेना है ए बी सी क्या है। तो यहां पहले x1 निकाल लेना है, चूंकि लिखेंगे चूंकि x1 बराबर a, x1 हुआ। यहां देखें, अगर हम आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये रहा x1, ये रहा x2, ये रहा आपका x3, ये रहा y1, ये रहा y2, ये रहा y3 लिखा हुआ है बच्चों। तो यहां हम यहीं से उतार लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, अब जाने दीजिए, यहीं से डायरेक्ट उतार लेते हैं। आप भी मन होगा तो उतारिएगा, नहीं तो ऐसे करके समझ जाइएगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, फार्मूला आपको याद होगा 1/2। जब निर्देशांक दिए रहे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, याद होगा 1/2 x1। कहां से चालू करेंगे, x1 ब्रैकेट में जाएंगे y2 माइनस y3। अब देख रहे हैं बच्चों, 1 से चालू हुआ, 2 माइनस 3 हुआ। फिर अब देखिए अगला मान क्या होगा, प्लस x2। और जब 2 हुए तो यहां क्या होगा, y3 माइनस y1 प्लस, अब 2 हो चुका है तो x3 लिखेंगे, और 3 के बाद आपको पता है क्या आता है, y1 माइनस y2, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, बराबर क्या लिखेंगे, 0। देखिए फार्मूला को रटा नहीं जाता बच्चों, फार्मूला को समझा जाता है। x1 से चालू को 1, y2, y3, फिर जब 3 हो गया तो 3 के बाद क्या है, x के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, फिर यहाँ 2 हो चुका तो यहाँ 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। यहां हम क्या करेंगे, मान रखने पर 1/2 मान रखिए बच्चों, x1 कितना है, a, ब्रैकेट में रखिए y2 कितना है, b, माइनस y3 कितना है, y, फिर क्या है, प्लस x2 कितना है, 0, y3 y, माइनस y1 कितना, 0, फिर क्या है बच्चों, अगला मान देखें, प्लस x3 कितना है, x, और ब्रैकेट में रखें y1 कितना है बच्चों, 0, फिर क्या है, y2 कितना है आपका, y2 कितना है, b, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए
अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, 1/2। अब देखें यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा, ये माइनस ए वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाई। और बच्चों यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका जो दिख रहा है मान, ये 0 इंटू वाई माइनस 0 है, तो ये 0 का जैसे गुणा होगा यह पूरा कट जाएगा, इसका मतलब भाई नहीं, इसको नहीं लिखते बच्चों। प्लस x 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस b है तो ये क्या लिखेंगे, xv। अब उसके बाद हमारा क्या आ गया, सीधे सीधे बराबर 0। अब आ गया बराबर 0 बच्चों, तो यहाँ 1/2 का अगर हम 0 बटे करें तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमें प्राप्त क्या हो रहा है, ए बी माइनस ए वाई प्लस एक्स बी, क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स बी बराबर 0। अब यहां देखा जाए बच्चों तो हम कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, b माइनस वाई और प्लस एक्स बी, क्या प्राप्त हुआ, एक्स बी। और देखा जाए तो यहाँ a b था, यहाँ x भी था, और b कॉमन ले लेते तो हमें क्या बचता है, यहाँ पे बच जाता है x माइनस बी। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 0 कर दिए। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें लाना है x अपान ए, क्या लाना है, x अपान ए और बटा y अपान बी लाना है, बराबर क्या लाना है, 0। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है मान रखने में, a बराबर a 0 लिए, इसके बाद a b माइनस वाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं भ्रम लग रहा है। x को देखा जाए तो ये x1 कितना है आपका, x1 a है, फिर y2 कितना है आपका, y2 आपका b है, फिर आपका y3 कितना है, y है, फिर क्या है x2 आपका कितना है, 0 है, फिर क्या है y3 आपका कितना है, y3 देखा जाए तो y है, उसके बाद y1 देखा जाए तो y1 आपका 0 है, 0 हो गया। उसके बाद अगला स्टेप देखा जाए x3 तो x3 x है, और फिर y1 देखा जाए 0, और फिर क्या है वो आपका y2 कितना है, b। तो यहां तक तो सही है। उसके बाद a का गुणा अगर हम करते हैं तो a b माइनस वाई हो जाएगा, a b माइनस वाई तो a b माइनस ए वाई। और उसके बाद देखा जाए तो क्या हो रहा है, एक्स v। तो हम चाहे तो क्या कर सकते थे, हमें लाना है x अपान a प्लस वाई अपान बी, x अपान a प्लस वाई अपान बी लाना है। इस रूप में हम देखें तो हमें क्या लाना है, x अपान a y अपान b लाना है। तो इसको देखते हैं कैसे आएगा। यहां देखें तो कहीं मिस्टेक तो नहीं दिख रहा, एक मिस्टेक दिख रहा है बच्चों, यहाँ माइनस एक्स माइनस बी वाई है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, आपका सिंबल माइनस का होना चाहिए, सिंबल क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। और जैसे ही सिंबल माइनस का करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सिंबल माइनस का लेकर के हम इसको हल करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है ए बी, तो हम क्या करते हैं, ए बी प्लस में है तो इस पार रख लेते हैं और सबको उस पार ले जाते हैं, तो ए वाई प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। यहां जैसे बच्चों देखें तो अब क्या करना, आपको ए बी के जगह एक रख लीजिए, ए बी की जगह एक, और ए बी को उस पार ले जाइए। या एक काम करिए, आप पूरे में ए बी से भाग दे दीजिए, क्या करिए, पूरे में ए बी से भाग दीजिए, ए बी बटे ए बी बराबर ए वाई अपान ए बी प्लस एक्स बी अपान ए बी। यहां ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर, देखिए बच्चों ये लिख देने से क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाता। अगर हम डायरेक्ट करते तो हो जाता, बट ये लिख दिए तो थोड़ा आपको आसान हो गया। ए बी से ए बी कट जाएगा तो एक आएगा, और उधर देखा जाए बच्चों तो हम क्या करेंगे, जैसे आगे करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, तो ये आपका आगे का मान आ रहा है बच्चों कि ए बी से काट रहे हैं तो ए से ए कटा वाई अपान बी आया, और प्लस क्या आया, बी से बी कटा ये एक्स अपान ए आया। और यही आपको शायद प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, एक्स अपान ए वाई अपान बी और बराबर ए। चाहे ऐसे लिखिए और चाहे इसको इस रूप में लिख दीजिए, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1। बात एक ही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आई होगी और कैसे करना है ये भी समझ में। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार और देखिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए बच्चों, ये आपका त्रिकोणमिति से दिखता सवाल दिख रहा है, जैसे साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस कास 52 इंटू कास 38 का मान ज्ञात करना। ऐसा सवाल अगर आपको आ जाए, एक नंबर में ऐसी सवाल आएगी, तो हल करने के लिए क्या करें बच्चों, साइन 52 को साइन 52 रहने दीजिए। साइन 38 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 38 को चाहे तो हम लिख सकते हैं बच्चों कास, यहां साइन 38 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं कास, यहां कास 90 माइनस 52, क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 52 लिख सकते हैं अगर चाहे तो। यहां साइन 38 है, क्या है, साइन 38 है, तो इसको साइन 38 को ही बदलते हैं। चलिए साइन 38 को साइन 38 के रूप में ही बदलते हैं, तो साइन 90 माइनस 52 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता बच्चों। 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और 90 में 52 घटाएंगे तो 38 ही तो आएगा, तो साइन 90 माइनस 52 आया। आगे क्या करेंगे, कास है, कास 52 आ गया। उसके बाद कास 38 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, कास 38, तो कास 38 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कास 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या करना होगा बच्चों, साइन को साइन 52 है तो साइन 52 तो रहेगा, इंटू साइन 90 माइनस 52 है, तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा, कास 52 अंश हो जाएगा, कास 52 अंश हो जाएगा। और कास 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है बच्चों, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। तो माइनस करेंगे तो कास 52 आपका हुआ, कास 52 इंटू क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन 90 हट जाएगा, आपका सीधे सीधे मान आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 52। देखिए कास 52 इंटू साइन 52, और यहाँ साइन 52 इंटू कास 52, सेम चीज दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देखें अगर तो आपको सेम दिख रहा है, और जब सेम दिखेगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। यहाँ 52 से कास 52, जैसे जो चीज यहाँ दिख रहा है वही चीज यहाँ दिख रहा है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात आंसर क्या आएगा आपका 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी सवालें आपको बहुत सारी दिखी होंगी। ये आपको सवाल 1 नंबर या फिर 2 नंबर में, इससे ऊपर नहीं आने वाली ये सवाल। ये सवाल आपकी बड़ी सवाल है, ये 4 नंबर में आएगी आपको। ये क्या कह रहा है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 तथा कास a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना बच्चा, लिख देना है, हल करके सीधे सीधे लिखेंगे, चूंकि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तब या क्या कर सकते हैं, साइन a माइनस बी बराबर, अब 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश, लिख सकते हैं साइन 30 अंश। तो यहां साइन 30 अंश, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा बच्चों, 30 अंश। पुनः हम करें, यहां दिया हुआ कास a, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहां क्या करते हैं, कास a प्लस b बराबर दिया हुआ है बच्चों a 1/2, तो इसको लिख सकते हैं कास a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/2 मतलब कास 60 अंश का। ये किसका मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का, तो यहाँ कास से कास आपका कट जाएगा, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 60 अंश। समीकरण नंबर बना लीजिए 2। अब यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 जैसे लिखेंगे बच्चों, यहां चाहे तो लिख दें a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश। दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर 60 30 90 और 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45, तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में जैसे रखेंगे बच्चा, तो एक में रखेंगे समीकरण एक 45, तो 45 इस पार से उस पार जैसे ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 15 अंश, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा 15 अंश। तो दोनों आपको पता चल गए बच्चों, ये a बराबर आया 45, b बराबर आया 30, सॉरी b बराबर आया 15। तो ऐसे सवाल अगर आए तो इसको चुटकियों में आप हल कर लेंगे और 4 नंबर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये रहा है आपका त्रिकोणमिति का। अब और एक दो सवाल देख लेते हैं बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस से देख लेते हैं, चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल आपकी लंबी सवालें आती हैं, बड़ी सवालें आती है लॉन्ग में। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आपका जो आया है, वो प्रश्न क्या आया है कि पानी के सतह से 14 मीटर ऊंचे जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी के चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा जहाज व पहाड़ी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा जब प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले चित्र बनाना जरूरी, जैसे फिगर आपका बन गया माने आधे सवाल सॉल्व। आधे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है बच्चा कि मान लीजिए क्या कह रहे हैं कि पानी के सतह से 14 मीटर ऊंचे जहाज, हम मानते हैं कि ये क्या है, हम मानते हैं यहां पर एक पानी, यहां मान लेते हैं ये पहाड़ी है, ये क्या है पहाड़ी है, और यहां पहाड़ी है यहां पानी है, सतह पे कह रहा है बच्चों। इसके नीचे देखा जाए इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसके नीचे तो पानी बह रहा है, इसके नीचे क्या बह रहा है पानी बह रहा है नीचे, और यहां इस तरफ से पहाड़ी खड़ी है, इस तरफ से जहाज खड़ी है, ये क्या है आप देखें तो ये आपका जहाज है, ये बच्चों क्या है आपकी पहाड़ी है। तो जहाज और पहाड़ी, अब यह क्या कह रहा है 14 मीटर ऊंची जहाज है, 14 मीटर ऊंची क्या है जहाज है। जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का, अब यहां मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खड़ा है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए बी जहाज है, ए बिंदु पर खड़ा व्यक्ति वह पहाड़ी के चोटी से उन्नयन कोण 60 कितना बनाता है 60 है। अब पहाड़ी के चोटी को, यहां से खड़ा व्यक्ति पहाड़ी के चोटी को देखता है बच्चों, पहाड़ी के चोटी को देखा तो कोण कितना बना, यहां पे बताया जा रहा है कोण बना 60 अंश, ठीक। और उसके बाद मान लीजिए ये पहाड़ी की चोटी जो है यह सी और डी है, या और यहां बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु ई मान लेते हैं बीच में। उसके बाद कह रहे हैं कि पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण, उसी व्यक्ति का पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण बन रहा है बच्चों, कितना बन रहा है 30 अंश, कितना बन रहा है ये 30 अंश, यहां देखे तो 30 अंश है। अब इसको चाहे तो इधर हम लिख सकते हैं कितना बना हमारा 30 अंश। अब 30 अंश बन गया तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई तथा जहाज व पहाड़ी के बीच की दूरी। अब पहाड़ी की ऊंचाई, पूरी पहाड़ी की ऊंचाई बताइए और इसको बताइए यह कितना है, इसको हम मान लेंगे x माने y माने z माने जो मन हो वो माने, ठीक। तो यहां हम क्या करते हैं, इसको हल करते समय बच्चों क्या लिखना होता है, सबसे पहले हल करते समय जो हम माने वो लिखना होगा। यहां लिख लेंगे माना ए बी जहाज है, ए बी जहाज है तथा सीडी पहाड़ी, तथा सीडी पहाड़ी है, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। अब आगे लिखेंगे, हल करते समय लिखेंगे त्रिभुज, पहले कौन सा ले लें जो आपका मन कहे वही ले लीजिए। त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ले बच्चों, तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लेते हैं तो ए बी डी में हमारा क्या हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमें पता है ये 14 है, ये नहीं पता है, तो ज्ञात बटे अज्ञात, तो हमें आधार और लंब लेना, आधार और लंब tan में आता है, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। चूंकि आपको पता होगा एक फार्मूला बताया गया था एल अपान के ए, ये क्या बताया गया था, ये याद रखिएगा लाल बटे का, इससे हमें आराम से साइन कास्ट tan याद रहता है। तो हम क्या करेंगे tan 30 अंश बराबर क्या लिख देंगे लंब बटे आधार, तो लंब बच्चों लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है, लंब है 14, लंब 14 नहीं, एक बार हम लिख देते हैं लंब को क्या लिख देते हैं ए बी, लंब को क्या लिख देते हैं ए बी बटे आधार क्या है बी डी। तो यहां tan 30 अंश का मान अगर हम देखें तो tan 30 अंश का मान 1 बटे कर डी में 3 होता है,
1/3 में 3, और ए बी का मान दिया 14 और बी डी का मान हमें नहीं पता। तो बी डी का मान चाहे x मानिए चाहे नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर देखें 14 में 3 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 तैयार। बी डी बराबर 14 में 3। तो एक तो आंसर आपका यहीं से आ गया, 14 में 3 बी डी आ गया। और उसके अलावा अब पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना है। पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब पुनः हमें त्रिभुज दूसरा लेना है। दूसरा त्रिभुज लेंगे ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में। अब ए सी ई में ले बच्चों, तो यहां भी वही कहानी होगी, tan 60 है, बस कोण बदल रहा है, यहाँ 30 था यहाँ 60 है, बराबर लंब बटे आधार। तो यल अपान ए, तो यल यहाँ क्या है बच्चों, यल है सी ई और आधार क्या है ए ई, और ए ई जितना होगा उतना बी डी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो tan 30 अंश का 60 अंश का मान कड़ी में 3 और सी ई का मान हमें नहीं पता, तो सी ई का मान सी लिख देते हैं। और ए ई का मान हमें पता है, ए ई कितना है देखा जाए 14 में 3, 14 में 3 आ जाएगा, ए ई आ जाएगा बच्चों। यहां लिखना चाहे तो लिख दें, चूंकि ए ई बराबर बी डी, ए ई बराबर क्या हो जाएगा बी डी, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां बच्चों अगर देखा जाए तो गुणा कर दे तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा 14, 14 रहा करड़ी में 3, तो 14 गुणते करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3 मतलब 14 त्रिक 42, सीधे सीधे आया। तो इसका मान आ गया बच्चों कितना 42। अब नीचे का मान देखना है, नीचे का मान अगर ये 14 है तो ये भी हो जाएगा 14। तो अतः पहाड़ी क्या लिखेंगे, अतः पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई मतलब क्या हो जाएगी बच्चों, डी ई प्लस सी, डी ई प्लस सी ई। तो डी कितना है आपको देख रहे हैं, डी दिया है 14 प्लस सी दिया है 42, तो 42 14 कितना होता है बच्चों 56। आपका आ गया 56 मीटर, मीटर में मान दिया है तो मीटर। कहीं बच्चों कहीं सस्पेंस हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गया उससे कोई टीचर 6 नंबर नहीं छीन सकता, क्योंकि इससे भारी सवालें नहीं आती हैं। इसमें सिर्फ यही कहेगा उन्नयन कोण उन्नयन कोण, सिर्फ आपको सवाल को समझना है। अगर सवाल समझ लिए तो मान लीजिए ये आपका अपना हो गया बच्चों। और ये भी कहते चल रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए, जो भी आपको लगे, जितने लायक कमेंट लगे उतना करिए, बट कमेंट जरूर कीजिए प्लीज बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। और कल के लिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।